क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स फर्स्ट बुक और चैप्टर है गति के नियम। टॉपिक है आज का हमारा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के ऊपर एक वीडियो हमने बना दी है और एक और बनाएंगे। अब आज के इस फ्रिक्शन टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन, हिंदी में कहते हैं घर्षण, घर्षण के लाभ, और फिर पढ़ेंगे घर्षण को कम करने के उपाय, और फिर घर्षण की हानि। तीन हेडिंग हम इसमें पहले देखेंगे। तो पहला हेडिंग है घर्षण के लाभ। क्योंकि हर किसी में टोटल बुराई नहीं होती, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ उसके दोष भी होते हैं। तो इसकी पहले अच्छाई देख लें, लाभ देख लें, क्या लाभ है। तो यदि घर्षण ना होता तो हम जमीन पर चल नहीं पाते, हमारा चलना मुश्किल हो जाता, असंभव हो जाता। इसका उदाहरण हमने एक देखा है कि वर्षा के दिनों में या कहीं पानी भर जाए तो कच्ची जमीन पर काई आ जाती है, हरे कलर की, उसे काई बोलते हैं, शैवाल होते हैं एक प्रकार के, वो आ जाते हैं। वहां से जब हम निकले तो पैर हमारा फिसल जाता है। या कहीं नल लगा हुआ है, नल के आसपास का एरिया है, कच्चे एरिया में, कच्ची जमीन में, तो वहां कीचड़ की वजह से वहां की मिट्टी चिकनी हो चुकी है, वहां से निकलेंगे तो फिसलन हो रही है। तो वहां पानी पड़ी हुई स्थान पर केवल घर्षण कम हुआ है, तब हम फिसल जाते हैं। और यदि बिल्कुल घर्षण ना रहे तो हमारा चलना असंभव हो जाएगा। हमारा चलना असंभव हो जाएगा तो घर्षण हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। इसकी वजह से ही हम चल पाते हैं, हमें प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाएगा। हम जब चलेंगे तो पैर फिसल के पीछे चला जाएगा और आगे को नहीं बढ़ पाएंगे, गिर जाएंगे। तो घर्षण का सबसे बड़ा लाभ है कि हम जमीन पर चल नहीं पाएंगे। जितने व्हीकल हैं, वाहन हैं, उनके पहिए, उनके जो टायर हैं, पहिए हैं, वो सड़क पर वहीं के वहीं स्लिप मारेंगे। अगर घर्षण ना हो तो वाहन भी नहीं चल पाएंगे। इस तरह से अन्य स्थानों पर भी हम उदाहरण दे सकते हैं। तो ये घर्षण के लाभ हैं, जिसकी वजह से हमारा चलना संभव हुआ, वाहनों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना संभव हुआ। अगला देखते हैं घर्षण से हानि। घर्षण से नुकसान क्या है, नुकसान की बात देखते हैं। बड़ा असमंजस वाली बात है। एक तरफ तो घर्षण के बिना हम चल नहीं पा रहे हैं, घर्षण बहुत आवश्यक है, एक तरफ कह रहे हैं घर्षण से नुकसान क्या है। तो नुकसान की बात देखें। हम नई साइकिल खरीद कर लाए और उसको हमने डेली यूज में चलाया, तो साइकिल के टायर जब हमने 3-4 महीने के बाद देखे तो टायर घिस जाते हैं, घिस गए। तो टायर घिसे, किसकी वजह से घिसे? घर्षण की वजह से घिसे। सड़क और टायर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, वो टायर को घिसा देता है। तो ये नुकसान है, हानि है घर्षण से कि टायर घिस जाते हैं। लेकिन दूसरी जगह अगर दूसरे रूप में देखें तो बिना घर्षण के चल भी तो नहीं पाएगी साइकिल। लेकिन चूंकि हमें उसके दोनों पहलू देखना है, विद्यार्थी को दोनों लेवल पर सोचने के लिए समझाना है, वो अपना तर्क वितर्क करके कैसे समझे, क्या क्या पॉइंट उसके अंदर विकसित हों, उसकी समझ कैसे बढ़े, कि किसी एक बिंदु पर दोनों पहलू किस तरीके से हम बताते हैं।
हमारे जो एग्जाम होते हैं अच्छे लेवल के, उनमें ऐसे लिखवाया जाता है निबंध। तो निबंध में हमको किसी टॉपिक पर जब लिखना होता है तो उसमें उस टॉपिक के तुलनात्मक दोनों पहलू बताने होते हैं, उसमें अच्छाई और उसमें क्या दोष है उसके लिए भी, उसकी विशेषता भी बताना है और उसकी हानि भी बताना है, उसके दोष भी बताने हैं, इस तरह से लेके चलना है। तो वो इसमें है घर्षण से हानि। हानि नंबर 1, टायर घिस जाते हैं। जूते चप्पल लेकर आते हैं हम, वो भी कुछ समय के बाद उनके जो तलवे होते हैं, तली होती है उनकी, वो भी घिस जाती है, वो फिसलने लगती है। फिर कहीं गीला हो रहा है तो वहां तेजी से फिसल जाती है, तो जूते चप्पल घिस जाते हैं। मशीनों के पुर्जे वो घिस जाते हैं, किसके कारण? घर्षण के कारण। तो ये घर्षण से हमको हानियां हैं। अब इनका घिसना बचाया कैसे जाए, इसके ऊपर बात करें कि आखिर घर्षण भी हमें मिल जाए और ये घिसे भी देर में, इसका क्या समाधान है? तो इसका समाधान देखते हैं क्या होता है। घर्षण को कम करने के उपाय। घर्षण को कम करने के उपाय। अक्सर हमने देखा है कि साइकिल मिस्त्री के पास हम जाएं या बाइक मिस्त्री के पास जाएं या कार मिस्त्री के पास जाएं तो बाइक और कार में बेरिंग पड़ते हैं, बेरिंग, उनके अंदर गोलियां होती हैं। और साइकिल मिस्त्री के पास जाएंगे तो साइकिल में बेरिंग ना होकर डायरेक्ट गोलियां होती हैं, छोटी छोटी। उन गोलियां जब हम साफ करके देखें तो वो चमकती हैं, शाइनिंग मारती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं। तो उनके ऊपर, वो लोहे की गोली है, उनके ऊपर निकिल की पॉलिश चढ़ाई जाती है। निकिल की पॉलिश चढ़ाने के बाद गोली चिकनी हो जाएगी। चिकनी हो जाएगी तो जब पहिए के अंदर राउंड लेगी तो घर्षण कम लगेगा, घिसेगी कम, इसलिए उस पर निकिल की पॉलिश लगाई जाती है। अगर वो पॉलिश ना होती, गोली लोहे की होती, तो उसमें घर्षण ज़्यादा होता और वो थोड़ा सा घर्षण साइकिल के चलने में कठिनाई उत्पन्न करता और साइकिल कठिन चलती, हार्ड चलती, ऊर्जा अधिक खर्च करनी होती हमारे लिए। तो साइकिल के जो पहिए होते हैं उनमें जब गोलियां भरी जाती हैं तो नंबर 1 उन पर पॉलिश होती है, तो पॉलिश करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, उन गोलियों को जब मिस्त्री रखता है तो उनके साथ में ग्रीस रखता है। ग्रीस एक लुब्रिकेंट पदार्थ है। ग्रीस के रखने से गोलियों के बीच में नमी, चिकनाई बनी रहती है। चिकनाई बने रहने से घर्षण कम रहता है। तो नंबर 1 हुआ, पुर्जों पर पॉलिश करके घर्षण को कम कर सकते हैं। नंबर 2 हुआ लुब्रिकेंट, स्नेहक। नंबर 1 किससे कम करेंगे? पॉलिश करके घर्षण को कम किया जा सकता है। नंबर 2 स्नेहक, इंग्लिश में कहते हैं लुब्रिकेंट, का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। साइकिल में तो ग्रीस लग जाता है, लेकिन बाइक, कार, ट्रक, इन आदि बड़े वाहनों में इंजन के अंदर एक बेलनाकार बर्तन होता है, सिलेंडर कहते हैं जिसको, उसमें पिस्टन चलता है इस तरीके से,
और उसके अंदर क्या रहता है? पिस्टन। ये बेलन है। बोलते हैं कि ये बाइक 150 सीसी की है, तो वो 150 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर, वो इस बेलन का आयतन होता है। 150 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, या हिंदी में कहेंगे घन सेंटीमीटर। तो बाइक के अंदर पिस्टन और एक सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर का आयतन होता है ये। इसमें पिस्टन चलती है, जिस तरीके से हम पंप से हवा डालते हैं। तो जब ये पिस्टन नीचे को आती है तो यहाँ हवा दबती है। हवा दबती तो वो हवा इतनी गर्म पड़ जाती है कि उसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और इसके अंदर पेट्रोल फुहार के रूप में गिरता है। जैसे स्प्रे करते हैं हम, नाई की दुकान पे नाई स्प्रे करता है, और वो जब इसमें गिरता है तो यहाँ आग लग जाती है। आग लगने से बहुत सी गैसें बनती हैं, वो गैसें बनती हैं तो ये पिस्टन ऊपर को उठती है। वो गैसें प्रेशर पर लगाती हैं, और जब पिस्टन ऊपर उठेगी तो पिस्टन जिस पहिए से जुड़ी होगी वो पहिया घूम जाएगा, और वो घूम जाएगा तो जड़त्व के कारण अपने आप भी घूमेगा। अपने आप घूमेगा, फिर से पिस्टन नीचे आएगी, फिर गैस दबेगी, फिर आग लगेगी, फिर ऊपर उठेगी। तो इंजनों में ये पिस्टन ऊपर नीचे चलती है। जब ऊपर नीचे चलती है और यहाँ इतनी जगह नहीं होती कि यहाँ से गैस निकल जाए, बिल्कुल फिक्स होती है। तो ये जब रगड़ उससे टच होके चलेगी तो उसकी दीवार घिसेगी। तो घिसने को कम करने के लिए ये मोबियाइल में डूब के चलता है, जिसमें मोबियाइल रहता है। तो हमारे बाइक में लगभग 1 लीटर मोबियाइल पड़ता है, जिससे कि ये पिस्टन कम घर्षण लगाए। जो बड़े वाहन होते हैं, किसी में 3 लीटर, किसी में 5 लीटर मोबियाइल पड़ता है। तो मोबियाइल भी हमारा क्या है? स्नेहक है, लुब्रिकेंट है। तो ये 3 बातें बताई गई। घर्षण के लाभ। घर्षण के बिना हम जमीन पर नहीं चल सकते, वाहन सड़क पर नहीं दौड़ सकते, ना ही चल सकते। घर्षण से हानि। घर्षण से मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, वाहनों के टायर घिस जाते हैं। घर्षण को कम करने के उपाय, पॉलिश करके पुर्जों पर पॉलिश करके उन्हें चिकना बनाया जाता है, जिससे कि घर्षण कम लगे, मशीनें आराम से चलें, मुलायम चलें। स्नेहक का उपयोग करके, स्नेहक में हमारा ग्रीस और मोबियाइल होता है। इसका यूज करने से ये पिस्टन उसके द्वारा चलेगी, मोबियाइल में डूब के चलेगी, तो यहाँ पर घर्षण कम लगेगा, पिस्टन कम घिसेगी और लंबे टाइम तक हमारी पिस्टन काम करेगी। यही जब घिस जाती है तो जो गैसें बनती हैं वो यहाँ से निकलने लगती हैं। फिर बाइक कंप्रेसर बनाना कम कर देगी, स्टार्ट देर में होगी, फिर कहते हैं इंजन करवाओ। तो इंजन करवाने में ये पिस्टन जो होती है, इसको इस बेलन के साइज का बनाना होता है, नया सिस्टम पड़ता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि जो वाहनों के टायर होते हैं, वो टायर, उन पर खांचे होते हैं, खांचे बने हुए, वो क्यों बनाए जाते हैं? तो उसका जवाब है, जिससे कि वाहन के टायर में घर्षण पर्याप्त लगे और पूरी एनर्जी हमारी चलने में खर्च हो जाए। घर्षण में जितनी एनर्जी वेस्ट होगी वो तो होगी, लेकिन अधिक से अधिक मात्रा में चलने में खर्च हो जाए। नहीं तो अगर घिसा हुआ टायर है तो आगे कम चलेगा, राउंड फिसलेगा ज़्यादा, तो हमारी एनर्जी चलने में कम खर्च होगी, घूमने में वेस्ट ज़्यादा होगी। तो टायरों में खांचे इसलिए बनाए जाते हैं, चप्पल जूते में नीचे खांचे इसलिए बनाए जाते हैं कि जो ग्रिप होती है, ग्रिप, वो इसलिए रखे जाते हैं कि जिससे कि घर्षण पर्याप्त लगे, चलने में आसानी रहे।
अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कार की मोड़ पर गति। कोई सड़क का मोड़ है और इस पर एक कार जा रही है, तो वो सड़क हमने देखी है अक्सर, मोड़ पर सड़क एक किनारा ऊंचा रखा जाता है। उसका जवाब क्या है? लेसन नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं कि सड़क के मोड़ पर एक किनारा ऊंचा रखते हैं जिससे कि वाहन को, व्हीकल को पर्याप्त घर्षण बल मिल सके, अभिकेंद्र बल मिल सके। वहां केवल घर्षण बल से उसको अभिकेंद्र बल उतना नहीं मिल पाता, इसलिए सड़क का झुकाव बढ़ा देते हैं। झुकाव बढ़ाने से, अभी फॉर्मूला लिखेंगे, देखेंगे, वाहन को पर्याप्त अभिकेंद्र बल मिल जाता है। तो कोई व्हीकल है, इस तरीके से जा रहा है आगे। ये जो मोड़ है, इस मोड़ का इधर क्या है? सेंटर है, ये केंद्र है। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? मोड़ की त्रिज्या। जब ये इधर को मोड़ेगा वाहन को, इधर को, तो अगर इसने तेज मोड़ दिया और सड़क प्लेन होती तो ये गाड़ी बाहर को खींची चली जाती, रुक नहीं पाती। तो इस पर अंदर की ओर फोर्स लगेगा, अभिकेंद्र बल, और वो अभिकेंद्र बल में लिख रहा हूं F = mv²/r, ये लगेगा। तो हर मोड़ के लिए एक मैक्सिमम स्पीड होती है। अगर उससे ज्यादा स्पीड से हम मोड़ को पार करेंगे तो गाड़ी फिसल जाएगी, बाहर को चली जाएगी, घर्षण उसे रोक नहीं पाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि 100 मीटर मोड़ का एक कोई सड़क है, उस पर कितनी स्पीड से चलती हुई कार बिना फिसले उसको पार कर लेगी। तो वो प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा यहां देखते हैं। पहले हेडिंग बनाते हैं, सड़क के मोड़ पर कार की अधिकतम चाल, इसका सूत्र निकालेंगे। ये चाल है आगे। तो बिना फिसले कार को सड़क पार, मोड़ पार करने के लिए घर्षण बल अभिकेंद्र बल के बराबर होना चाहिए। घर्षण बल क्या होता है? स्मॉल fs = μs/mg। यह है स्थैतिक घर्षण गुणांक। यह है अभिकेंद्र बल, केंद्र बल, और ये है घर्षण बल। कार को मोड़ पर बिना फिसले पार करने के लिए अभिकेंद्र बल घर्षण बल के बराबर होना चाहिए। तो हमने बराबर कर दिया, mv²/r। यहां एक लाइन लिख देंगे, मोड़ पार करने के लिए mv²/r = μs/mg। ये मैक्सिमम स्पीड होगी इस कंडीशन में। इससे ज्यादा स्पीड हुई तो गाड़ी बाहर को फिसल जाएगी, इसलिए v के सफिक्स में मैक्स लगा रखा है, किताबों में जो लगाया होगा। m से m कट जाएगा, अपॉन का r क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो b max स्क्वायर = μs/g। b max = √μs/g। तो ये जो फॉर्मूला आया, इससे हम किसी सड़क के मोड़ पर जाते हुए वाहन के लिए
अधिकतम स्पीड निकाल सकते हैं अगर मोड़ की त्रिज्या दी हो और घर्षण गुणांक दिया हो। अधिकतम चाल। या अगला टॉपिक है यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। यांत्रिकी, मैकेनिक्स, कैसे, क्या इसमें किस तरह की समस्याएं होंगी? तो इसमें समस्या इस तरह की होंगी कि कोई धागे से, डोरी से एक घिरनी बंधी हुई है और उस घिरनी से दो वस्तुएं लटक रही हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं। चित्र से क्लियर है कि m2 द्रव्यमान बड़ा है, अधिक है, इसीलिए ये इधर को जा रहा है, ये नीचे को आ रहा है, ये खींच रहा है m1 को। तो हम लिख सकते हैं m2 बड़ा है m1 से। जहां से ये रस्सी बंधी है वो कहलाएगा आधार। तो ये क्या है? आधार। ये क्या है? घिरनी। इंग्लिश में कहते हैं पुली, PULLY। यहां सीखने की बात यह है कि जब एक तरफ भारी वस्तु एक तरफ हल्की है तो ये ऊपर को जाएगी और वो नीचे को आएगी। ये गति करेंगी तो इनकी गति में कितना त्वरण होगा, इन रस्सियों में तनाव पड़ रहा है, कितना तनाव होगा, उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो कहलाता है यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स, ये इसकी इंग्लिश होगी। तो इनमें हम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम का यूज कर तब ये इक्वेशन बनाते हैं, तब पता करते हैं कि कितना इसमें त्वरण होगा, कितना इसमें तनाव होगा। तो पहले तो ये सीख लें कि तनाव की डायरेक्शन किधर को दिखाई जाती है। अगर दो वस्तुएं एक रस्सी से बंधी हैं तो तनाव की दिशा हम उधर दिखाएंगे जौन सा बिंदु स्थिर होगा। तो रस्सी एक यहां है और यहां है, एक तो बंधी है M1 से, एक बंधी है पुली पे। तो M1 तो चल रहा है, इस तरीके से ऊपर को जा रहा है। स्थिर कौन हुई? पुली। पुली घूम रही है लेकिन वहीं की वहीं है, तो तनाव होगा पुली की ओर। ये हो गया, इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। ये वस्तु आ रही है नीचे को, ये जा रही है ऊपर को। यहां भी ये वस्तु भी चल रही है लेकिन पुली वहीं की वहीं है, वहीं रोटेट कर रही है। तो यहां भी तनाव किस तरह की ओर होगा? पुली की ओर। एक बात और, इस वस्तु का जो वेट होगा, भार होगा, वो तो नीचे को ही लगेगा। अर्थ तो हमारे नीचे है, तो हमें तो अर्थ खींच रही है, इसे भी अर्थ खींच रही है, तो इसका भार किधर लगेगा? नीचे को। तो इसका वेट हो गया M1G, इसका वेट हो गया M2G। ये इसके भार हो गए। ये डायग्राम बना। अब विचार करते हैं इसके टी वगैरह। इस प्रॉब्लम में हमको फाइंड करना है ए का फॉर्मूला और टी का फॉर्मूला। ए है इसकी गति में त्वरण और टी है रस्सी में तनाव।
और इसका इसका सब टोटल भार कहाँ पड़ेगा, इस वाली रस्सी पे। तो इस वाली रस्सी पर टोटल बल क्या लिखा मैंने, F। वो बाद में देखेंगे सॉल्व करने के बाद। उसकी जो वैल्यू होगी इन दोनों T के बराबर होगी। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। न्यूटन का गति का सेकंड नियम, उससे हमारा फॉर्मूला निकला F इक्वल टू m इंटू ए। इसका यूज कर रहा हूं मैं। अगर F किसी वस्तु पर एक अकेला फोर्स ना लगा हो, एक से ज्यादा फोर्स लगे हो, तो उन दोनों को हम सॉल्व करके इकट्ठा यहां लगाएंगे। जैसा कि यहाँ इस वस्तु पर दो फोर्स लगे हैं, एक तो T और एक mg। दोनों अपोजिट है, तो ये तो निश्चित है घटाए जाएंगे, घटेंगे। अब किसमें से घटाएं वो देखना है। ये किधर को गति कर रहा है, ऊपर को, ऊपर को। तो पहले क्या लिया जाएगा, T ऊपर वाला, उसमें से घटेगा क्या, mg। तो T माइनस m1g इक्वल टू m कितना है, m1 इंटू a। समीकरण नंबर 1। एक बार रिपीट कर रहे हैं। यह पिंड किधर को जा रहा है, ऊपर को। ये बॉडी मूव कर रही है ऊपर की ओर। तो पहले क्या लिखा जाएगा, T माइनस mg m1g इक्वल टू, यहां आएगा m1, यहां आएगा a। इस वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले पे। इसकी जो मोशन है वो नीचे को हो रही है, इसमें भी त्वरण a ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। जितना ये नीचे को भागेगा उतना ही वो ऊपर को जाएगा। तो इसकी मोशन किधर को हो रही है, नीचे को। तो पहले क्या लिखेंगे, m2g, फिर उसमें से घटेगा क्या, T। m2g माइनस T इक्वल टू m की जगह आएगा अब m2 और आएगा आगे a। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको T और A के फॉर्मूले बनाने हैं। सॉल्व करने गए तो इसमें T प्लस का है, ये माइनस का, T कट गया। इधर क्या बचा, m2g, फिर क्या बचा, माइनस, फिर क्या आया, m1g इक्वल टू ये दोनों। इन दोनों को लिखेंगे m1a प्लस m2a, m1a प्लस m2a। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ गया, तो क्या बचा, m1 प्लस m2। इधर क्या है, इधर इन दोनों में कॉमन क्या है, g, तो अंदर बचेगा m2 माइनस m1। T से T कटा, इसे लिखा माइनस, ये इन दोनों को ऐड किया, प्लस हो गए। इसमें कॉमन आ रहा है a, ये कॉमन है। इसमें कॉमन आ रहा है g कॉमन है। a निकालेंगे तो ये ब्रैकेट इसके अपॉन में जाएगी, ये ब्रैकेट इसके अपॉन में, अपॉन में जाएगी तो हो जाएगा a इक्वल टू m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा। इस तरह के प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हमें एक वैल्यू और निकालनी है T की। तो T की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये A की वैल्यू इस इक्वेशन में लगा दें, कोई सी भी, फर्स्ट में या सेकंड में, तो T की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख रहे हैं
ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन तैयार है ये। किसी इक्वेशन में जब वैल्यू लगाना हो तो वो पहले इक्वेशन उतार लो, ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चे को समझाने के लिए। ये हमें आसान रहेगा कि पहले इक्वेशन उतार लें। तो हमारी तो इक्वेशन यहीं पर है, फिर भी लिख दी हमने m1g इक्वल टू m1a, t इक्वल टू, ये उधर गया प्लस का हो गया, ये इधर है ही m1a, तो m1 लिखना, m1 तो हमने लिखा और a के स्थान पर ये वैल्यू क्या है, m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। ये आ जाएगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1। इनको सॉल्व करना है दोनों को, तो एलसीएम क्या हो गया m1 प्लस m2, ये लिख दिया m1 प्लस m2। इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी m1 से, तो m1 की इनसे होगी तो आएगा m1 स्क्वायर, फिर m1 की m2 से होगी m1 m2, इनकी मल्टीप्लाई तो आ गई है, चिन्ह क्या लगेगा प्लस, यहाँ क्या है 1, 1 की इधर होगी, इनसे 1 की इधर होगी तो m1 मिल रहा है, m1 अंदर चला जाएगा, m1 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा m1 m2, फिर m1 यहाँ जाएगा तो बीच में चिन्ह क्या है माइनस m1 का स्क्वायर। जी पूरे में था, यहाँ पर भी जी ले दिया हमने कॉमन, और इधर हमारा आ गया टी। फिर से सुनेंगे, एलसीएम इसका और 1 का, ये एलसीएम हो गया, ये मल्टीप्लाई में इसके आ गया, तो m1 की m1 से मल्टीप्लाई ये हो गई, m1 की m2 से ये हो गई, फिर चिन्ह लगाया, साइन लगाया, प्लस का साइन, 1 की इससे होगी तो यही आ जाएगा जो लिखा हुआ है, m1 की m2 से ये, m1 की m1 से ये। इसमें कट रहे हैं कुछ, ये कट गया, बाकी जो बचा वो है m1 m2 प्लस m1 m2, तो ये हो गया 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और t। आगे क्या लिखा हुआ है g। तो इस तरह की प्रॉब्लम में डोरी में तनाव इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर इस तरह का होता है तो हम उसमें क्या करेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूले लगाएंगे, उसमें पूछेंगे कि पिंड चल रहा है, गति कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन बताओ, त्वरण बताओ, तो ये फॉर्मूला लिखकर इसे मान लगाएंगे। उसमें डोरी में तनाव बताओ तो ये डायरेक्ट लिख लेंगे। अब इसी पर आधारित एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। एक डोरी से 2 पिंड बंधे हैं, बॉडी बंधी है, उनके द्रव्यमान है 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। तो वो दोनों एक भारहीन डोरी से बंधे हैं और घिरनी के ऊपर से होकर डोरी गुजर रही है, तो उनकी गति में त्वरण और डोरी में तनाव बताओ। त्वरण बताना है और टी बताना है, और जी की वैल्यू 10 ले लें। ये 2 द्रव्यमान हैं, एक रस्सी से बांधकर एक पुली के ऊपर से उतार दिए,
तो ये बाहरी द्रव्यमान है, ये 3 किलो वाले को अपनी ओर खींचेगा तो पिंड गति करने लगेंगे, तो उनकी गति में त्वरण एक्सेलरेशन और डोरी में तनाव T फाइंड करना है, ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमारे सामने है, वैल्यू पुट करेंगे। ए निकालने के लिए m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और आगे क्या आएगा G। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे वैल्यू पुट करने में गलती कर देते हैं, मान रखने में गलती कर देते हैं, 11th के बच्चे। ये गलत बात है, कैलकुलेशन पे ध्यान दें। पहले फॉर्मूला लिखा, अब जो वैल्यू रखते हैं तो जो फॉर्मूले में लिखा है उसी की जगह वैल्यू आएगी। जैसे m2 लिखा है तो m2 का मान 5, फिर चिन्ह आएगा माइनस, m1 का मान 3 अपॉन m1 की वैल्यू 3 प्लस m2 की वैल्यू 5 लिख दिया। आगे G का मान 10 इक्वल टू बराबर लगा दिया। ऊपर देखो 5 में से 3 गए 2 इंटू 10 और नीचे 3 प्लस 5 हो गए 8। 2 से काटेंगे क्या आएगा 4, तो A आ गया 10/4, 10/4 कट जाएगा वैसे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो A की वैल्यू हो गई 5/2। 2 से 5 को भाग करेंगे तो आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A की वैल्यू हो गई 2.5। यही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड बात पूछ रखी है उन्होंने, तनाव, टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे में तनाव, रस्सी में तनाव, उसके लिए फॉर्मूला है, जिसे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये तो हमारा आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब T बताना है, तो T के लिए फॉर्मूले में वैल्यू पहले क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई m1 m2, m1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, m2 की वैल्यू 5, G की वैल्यू 10। ये सभी मल्टीप्लाई में है, चिन्ह लगाए नहीं गए हैं। अगर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई में है, तो जब वैल्यू रखेंगे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 इंटू 10, 3 प्लस 5 कितने हो गए 8। 2 के टेबल से काट रहे हैं, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 15, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो इधर आया 15 गुणा 5 75 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 15 हो गए, 2 7 14 है, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया तो 10 हो गया होगा, 2 पंजे 10, तो T की वैल्यू हो गई 37.5 न्यूटन। ये न्यूटन में आएगा, तो T की वैल्यू आई हमारी 37.5 न्यूटन। इसके अतिरिक्त एक प्रॉब्लम मैकेनिक्स में ही एक इस तरह की प्रॉब्लम भी होती है, जैसे एक कोई
ये बॉडी रखी है, कोई पिंड रखा है, इसका द्रव्यमान है m1 और इसके सामने एक बॉडी और रखी है, उसका मास है m2 और ये कहीं जमीन पर फर्श पर रखे हैं इस तरह से। फर्श जो है वो फ्रैक्शनल रेस है, फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित, घर्षण नहीं लग रहा है, उसे लग रहा है तो उसको इग्नोर कर दिया है, कम लग रहा है। तो इसमें पूछते हैं कि अगर हम इसको इधर से धक्का दें, मैकेनिक्स में ही कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ दो बॉडी रखी है m1 और m2, इस m1 वाली बॉडी को धक्का दे रहे हैं। धक्का किस तरह से दे रहे हैं, जैसे ये m2 है, ये m1 है, तो इसको मैं धक्का दूंगा तो दोनों एक साथ चल रही हैं। इसने उस पर रिएक्शन फोर्स डाला, इसने उस पर एक्शन फोर्स जब डाला तो उसने इस पर रिएक्शन फोर्स डाला, वो हमने यहाँ दिखाए हैं। हम बाहर से बल लगा रहे हैं फोर्स F, वो ये है, इसने उसको धक्का दिया, एक्शन वो है R, फिर उसने उधर से रिएक्शन किया, वो है R, वो इक्वल होंगे। बॉडी चलने लगी, बॉडी में एक्सेलरेशन है A, तो इस तरह की प्रॉब्लम में पूछ लेते हैं कि A का मान बताओ और R का मान बताओ। तो ये दोनों वैल्यू कैसे निकालते हैं जरा समझते हैं। पहली बॉडी पर इक्वेशन बनाएंगे फॉर m1 मास, तो इस पर पहले देखेंगे कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो F लग रहा है, एक उधर से R लग रहा है और दोनों अपोजिट हैं तो घटाए जाएंगे, तो आएगा F माइनस R इक्वल टू M इंटू A। F इक्वल टू M है, उससे लिखा गया है, पहले पिंड के लिए लिखा गया है तो M की जगह आएगा M1, ये हो जाएगा। अब दूसरी वाली बॉडी के लिए आ जाओ, फॉर m2 मास, m2 पिंड के लिए, उस पर अगर देखें ये तो काउंट हो गया, ये दोनों तो हो गए काउंट। अब ये बचा, तो इस वाले पे क्या लग रहा है आगे की ओर R, पीछे को कुछ नहीं है। ये जो फर्श है यहाँ घर्षण रहित बताई है, फ्रिक्शन को काउंट नहीं किया जाएगा, घर्षण को काउंट नहीं किया गया है, तो इस पर केवल क्या फोर्स लग रहा है R, तो यहां लिखेंगे R इक्वल टू ma और m क्या आ जाएगा, इसका मास m2। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, पहली बॉडी पे लिखेंगे तो F माइनस R इक्वल टू ma, इसका m। दूसरी पे लिखेंगे, दूसरी पे R इक्वल टू ma, इसका m m2a। पहले वाले पे दो फोर्स हो गए थे, F1 F और R अपोजिट थे इसलिए घटाए थे, इस पर केवल एक है वो लिखा गया है। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। शेष कार्य नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।